बीजेपी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की जो अभी वर्तमान महासचिव थी यानी कि डी पुरंदेश्वरी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो पहले बीजेपी से ही मुख्यमंत्री बने थे और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर लिया था। इसके अलावा पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता जो कि बीजेपी में आ गए थे, सुनील जाखड़, उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में अभी और भी परिवर्तन होने वाला है। लेकिन सबसे खास बात तेलंगाना की रही, जहां जी किशन रेड्डी जो कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उनको मंत्रिमंडल से हटाकर अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कुल मिलाकर एन किरण कुमार जो कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, उनको भी पार्टी ने अपने संगठन में जगह दी है। कुल मिलाकर पार्टी में ओवरऑल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में पार्टी और सरकार दोनों जगह फिर से आपको और ज़्यादा परिवर्तन होते हुए दिखेगा। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। एनसीपी अजित पवार गुट को सरकार की तरफ से एक नया ऑफिस मंत्रालय के सामने मिला। उस ऑफिस का नाम था प्रतापगढ़। आज सुबह जब एनसीपी के कार्यकर्ता ऑफिस में जाने लगे तो ऑफिस वहां पर बंद पड़ा हुआ उन्हें मिला। कल रात को ऑफिस की चाबी मौजूद थी, ऑफिस में कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन आज सुबह जब कार्यकर्ता गए तब उसे लॉक पाया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने जब संपर्क किया तो पता चला कि महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता विपक्ष जो है अंबादास दानवे, उनके जो पीए है वही चाबी लेकर चले गए हैं। लगातार संपर्क किया गया लेकिन उनकी तरफ से कोई जानकारी और कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद एनसीपी के युवा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और ऑफिस का मेन दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसे। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी आए और उन्होंने ऑफिस को खोला। इसके बाद ऑफिस को एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने सजाया और बाद में इस ऑफिस का उद्घाटन किया गया। कैमरामैन अंचल सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। कांग्रेस की मीटिंग खत्म होने के बाद पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की है। ये शरद पवार और कांग्रेस नेताओं की मुलाकात वाईबी चौहान सेंटर में हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पार्टी के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट और यशोमती ठाकुर ने वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से जाकर मुलाकात की है। आपको बता दें कि शरद पवार पिछले कुछ घंटे से इसी वाईबी चौहान सेंटर में मौजूद हैं। आपको मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं बाला साहेब थोराट ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से एकजुट है। किस तरह से महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र में और मजबूत किया जाए, इस पर जो है चर्चा हुई है। बाला साहेब थोराट की माने तो आने वाले कुछ दिनों में यह तय किया जाएगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की और कांग्रेस पार्टी जो है मिलकर पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और जनता की दरबार में जाकर बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। कैमरामैन दिलीप अवरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। एनसीपी अजित पवार गुट के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में तीनों ही गुट के सभी मंत्री मौजूद थे, लेकिन सभी की निगाहें काम से ज्यादा इस बात पर थी कि आज किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। एनसीपी से जो 9 मंत्री बने हैं उनको कौन सा विभाग दिया जाता है, इसी को लेकर चर्चा ज्यादा थी। कई मंत्री जो पहले से हैं वो डरे हुए भी थे, वो सोच रहे थे कि कहीं उनसे कोई विभाग लेकर तो इन मंत्रियों को नहीं दिया जाएगा। अब चर्चा ये है कि जो सिंधे गुट के मंत्री हैं उनके कई विभाग काटे जाएंगे और जो नए मंत्री बने हैं उनको ये विभाग दिए जाएंगे। इसलिए इस बैठक पर सभी की निगाहें थी, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। अगर इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों की बात करें तो हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना में 2 गुट हुआ था, तो जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला था, उसी तरह का घटनाक्रम अब एक बार फिर देखने को मिल रहा है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के विधानसभा में कांग्रेस दफ्तर के अंदर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सभी विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक का नेतृत्व महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी HK पाटिल ने किया है। आपको बताते चले कि इस बैठक में महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति पर चर्चा हुई।
प्रभारी एच.के. पाटिल के माने तो आज के इस बैठक में का जो एजेंडा लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी तय करने का नहीं था। आपको बता दें कि फिलहाल एनसीपी में फूट के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास 45 विधायकों की जो है संख्या है। ऐसे में चर्चा है कि आने वाले समय में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर दावा ठोक सकती है। 17 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। उसके पहले महाविकास आघाड़ी की एक बैठक होगी और इस बैठक में लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम को जो है फाइनल किया जाएगा। कैमरामैन दिलीप औरे के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। बिहार में सियासी गहमागहमी के बीच राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात काफी गुपचुप तरीके से रखी गई थी ताकि इसकी भनक किसी को भी ना मिले। जदयू कोटे से सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सोमवार की शाम सीएम हाउस पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करीब 1.5 घंटे तक चली। नए संसद भवन के उद्घाटन में हरिवंश जी पार्टी लाइन से बाहर जाकर समारोह में शामिल हुए थे। उसके बाद पार्टी काफी नाराज भी हुई थी। अब इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। बिहार की सियासत में यह भी चर्चा जोरों पर है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। क्या होगा नहीं होगा यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से शंघाई शिखर सम्मेलन की वर्चुअल मेजबानी की। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हुए। इसके अलावा अन्य देश भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। पिछले सप्ताह समूह में शामिल होने वाले सशस्त्र विद्रोह के बाद एक बहुआयामी शिखर सम्मेलन में शामिल होने की यह पहली भागीदारी होगी। साथ ही भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप के नए प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में ईरान का स्वागत भी किया गया। यह शिखर सम्मेलन भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच पूर्वी तट पर 3 साल से अधिक समय से चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के 2 सप्ताह बाद हो रही है। आपको बता दें कि वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत इस बार मेजबानी कर रहा है शंघाई शिखर सम्मेलन की। ये एक आर्थिक सुरक्षा गुट है जिसमें भारत बहुत मजबूती से तमाम देशों के बीच अपनी बात रखता आया है। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत, न्यूज़ 24, दिल्ली। दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी में एक बार फिर से टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और नियुक्ति को अभी रोकते हुए अगली तारीख यानी मंगलवार 11 जुलाई को सुनवाई करना तय किया है। वहीं दिल्ली के एलजी ने कल सोमवार को दिल्ली सरकार के 400 प्राइवेट एम्प्लॉइज को बर्खास्त कर दिया। ये कर्मचारी दिल्ली सरकार से जुड़े विभिन्न विभागों में यानी कॉरपोरेशन, बोर्ड और PSU में नियुक्त थे। एलजी ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इन लोगों की तैनाती में नियमों और पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया, इसी वजह से उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। 400 निजी व्यक्तियों की सेवाओं को समाप्त करने के बाद दिल्ली सरकार ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि हम इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। यूपी के जनपद झांसी के सीपरी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। झांसी के सीपरी बाजार में सोमवार शाम 2 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। यूपी MP के कई जिलों की 50 फायर टेंडर घंटों मशक्कत करती रही, लेकिन जब आर्मी लगी तब आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने में 10 घंटे लग गए। इस अग्निकांड में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर रजनी राजपूत समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में कुल 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। लोगों का कहना है कि आग और धुआं कई किलोमीटर तक दिखाई पड़ा। जब आग लगी तो वहां के लोगों में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल अग्निकांड को लेकर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जांच के बाद ही जवाबदेही भी तय की जाएगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। हरियाणा में रोजगार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है और यही कारण है कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज भी हरियाणा में लाखों ऐसे युवा हैं जो रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं और यही कारण है कि बेशक राज्य सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा हुआ है, लेकिन वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं, कॉमन एक्सप्लॉयटेशन टेस्ट बन चुका है, जिसमें
लाखों युवा आज भी अपने फ्यूचर को लेके चिंतित दिखाई दे रहे हैं और हर रोज़ सरकार का कोई ना कोई नया फरमान आ जाता है। और वहीं पर किरण चौधरी ने गिनाया कि किस तरह से हर एक डिपार्टमेंट में अब तक जो पद हैं, चाहे वो क्लर्कों के पद हैं, जो ऑफिसर्स के पद हैं, जो क्लास 4 के पद हैं, वो खाली पड़े हुए हैं और राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ पॉलिसियां बनाने में ही जुटी हुई है। चाहे वो किसी भी तरह से कोई भी पॉलिसी बना दे और उसके बाद नया फरमान जारी कर दिया जाता है और इन्हीं फरमानों के चलते जो युवा हैं उनका जो भविष्य है वो उसके ऊपर सवालिया निशान लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। मोदी मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को कई सारे निर्देश दिए हैं। सबसे खास बात इस बैठक की ये रही कि इस बैठक में ये बताया गया, वित्त सचिव ने बताया कि 2047 तक कैसे देश दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इतना ही नहीं, रेल, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए तमाम सचिवों ने कल अपना प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि किस तरह से भारत विकास की रफ्तार में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने 35 मिनट के संबोधन में सीधे तौर पर अपने मंत्रियों से कहा कि वो अगले साल के चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयारी न करें, वो 2047 को ध्यान में रखकर करें, जब भारत विश्व शक्ति बन जाएगा, दुनिया का सबसे विकसित देश बन जाएगा और उस वक्त भारत में टेक्नोलॉजी के स्तर पर काफ़ी मजबूती आ जाएगी और लिटरेट पढ़े लिखे नौजवानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। इतना ही नहीं, चुनाव के मद्देनज़र भी प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालय अपनी 12 उपलब्धियां लेकर जो बचे हुए 9 महीने हैं उसमें जनता के पास जाएं, उन्हें बताएं कि इस सरकार ने उनके लिए क्या किया है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। तो मुर्शिदाबाद में ढेर सारा बमों का जखीरा बरामद किया गया और पंचायत चुनाव में इसको लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस लगातार पश्चिम बंगाल के जिलों का दौरा कर रहे हैं। कूच बिहार गए थे, उसके बाद पश्चिम बंगाल के भांगड़ गए थे और जहां पे लगातार हिंसा की गतिविधियां हो रही है, तो वहीं पे भांगड़ में टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई है। कई घरों को तोड़ा गया है। राज्य सरकार के तरफ से चुनाव आयोग को एक शिकायत पत्र भेजा गया है कि राज्यपाल लगातार पश्चिम बंगाल के जिलों का दौरा कर रहे हैं और इन सब चीजों पे, गतिविधियों पे ध्यान दिया जाए। तो पश्चिम बंगाल के में जिस तरह से पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होना है, इसको लेकर सभी जिलों में किस तरह से केंद्रीय बलों की तैनातगी किया जाए और 485 केंद्रीय बल की टीम आज पश्चिम बंगाल पहुंच रही है और इस पर लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से चर्चा कर रहा है कि जिन बूथों पे संवेदनशील है, जहां पे सबसे ज्यादा हिंसा की गतिविधियां होगी और वहीं पे केंद्रीय बलों की तैनातगी किया जाएगा। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। तमाम विवादों में घिरी फिल्म 72 पूरे आज जेएनयू में दिखाई जाएगी। इसको लेकर पिछले कई महीनों से, जब से इस मूवी का ट्रेलर आया हुआ है, तब से ही विवाद बढ़ा हुआ है और ऐसे में स्वामी विवेकानंद मंच द्वारा आज ये फिल्म जेएनयू में दिखाई जाएगी। एबीवीपी जेएनयू के द्वारा ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है। इस वक्त हम जेएनयू के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे फिल्म का एक भव्य बड़ा पोस्टर भी यहाँ पर लगा दिया गया है। इस फिल्म के मेकर अशोक पंडित ने अपने वीडियो संदेश में ये कहा है कि वे विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में फिल्म दिखाने की योजना हम बना रहे हैं और आज की शुरुआत हो रही है। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है और वहीं फिल्म मेकर का ये भी कहना है ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ यह फिल्म बनाई गई है। इसे देखते हुए जेएनयू में विवाद हो सकता है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस के जो जवान अंदर जेएनयू के मौजूद और बाहर भी मौजूद हैं कि कोई भी विवादास्पद एक दूसरे गुट में झगड़ा ना हो। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार एक बार फिर से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक महाकुंभ का आयोजन करने वाली है। 10 जुलाई से यह खेल प्रतियोगिताएं पूरे राज्य भर में शुरू होगी और खास बात यह है कि इस बार इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 50,000 से भी ज़्यादा आवेदन अब तक मिल चुके हैं। पिछले साल यह प्रतियोगिताएं शुरू हुई थी। राजस्थान सरकार की कोशिश यही है कि ग्रामीण स्तर तक युवा प्रतिभाओं को ढूंढा जाए, खोजा जाए इन खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से और यही कारण था
कि 8 साल से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग तक के लिए इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने की भी यह कोशिश मानी जा रही है। अशोक गहलोत सरकार की ओर से फैसला किया गया है कि इन खिलाड़ियों को, यानी कि जीतने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा, जिससे वे अपने इलाके में भव्य स्टेडियम का निर्माण कर सकें सरकार की सहायता से। यदि कोई स्टेडियम पहले से बना हुआ है तो वहाँ मिलने वाली इस पुरस्कार राशि से उसका विकास कर सकें। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बीते कल और आज मां वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा और भवन में भारी बारिश देखने को मिली। बीते कल भारी बारिश के चलते मां वैष्णो देवी के बैटरी मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके चलते एहतियातन इस मार्ग को श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। वहीं बैटरी कार सेवा भी एहतियातन बंद कर दी गई। आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। एक सुरक्षा घेरा बनाया गया और श्रद्धालुओं को सुरक्षित उस मार्ग से निकाला गया। वहीं एक बार फिर हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा और माता वैष्णो देवी के दोनों ही मार्गों से श्रद्धालु आसानी से आ जा रहे हैं, क्योंकि अब दोनों मार्गों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। लेकिन लगातार जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है, उसने कई जगहों पर जल भराव किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी, जिसके चलते नदियां नाले उफान पर आ सकती हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में अलग अलग मांगे उठ रही हैं और सबसे बड़ी बात है आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तरफ जहां चयनित शिक्षक हैं जिनका सिलेक्शन हो गया था, संविदा वर्ग 3 के शिक्षक हैं जिनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, तो ज्वाइनिंग को लेकर मांग करते हुए यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। 51,000 पदों पर मांग कर रहे हैं। इनका सिलेक्शन हो गया था। आपको बता दें कि 2020 में एक भर्ती परीक्षा निकली थी संविदा वर्ग 3 की, जिसके बाद 2022 में जब परीक्षा होती है तो 1,94,000 जो है जिसमें चयनित होते हैं शिक्षक, लेकिन उनमें से बताया जाता है कि करीब 16,000 से करीब शिक्षकों की इस पूरे सिलेक्शन में इनको सिलेक्ट किया, भर्ती की गई, लेकिन बाकी शिक्षक अब मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जहां सीखो कमाई योजना के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे बेरोजगारों को, जो शिक्षित बेरोजगार उनको स्टाइपेंड के तौर पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो चयनित शिक्षक है वो यहाँ पर रोजगार की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, भोपाल। इस साल के अंत में भारतीय वायुसेना एक मेगा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस युद्ध अभ्यास में करीब 1 दर्जन देशों की वायुसेना इसमें शामिल होंगे। इसमें 5 से 6 देश अपने विमानों के साथ, तो बाकी ऑब्जर्वर के तौर पर इस अभ्यास में शामिल होंगे। वायुसेना के इस सैन्य अभ्यास का नाम तरंग शक्ति रखा गया है, जो देश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा अभ्यास होगा। भारतीय वायुसेना के इस मेगा युद्ध अभ्यास में करीब 12 देश शामिल होंगे, जिसमें सबसे प्रमुख अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस मेगा युद्ध अभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को तो परखेगी ही, साथ ही साथ अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करने जा रही है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। बालासुर रेलवे हादसे का नाम लेते ही सबकी जहम सहल जाते हैं और इस पे सबसे बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सीआरएस की तरफ से आई है और सीआरएस ने साफ तौर पे कहा है कि सिग्नल के गड़बड़ी के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। लूप लाइन पे जिस तरह से मालगाड़ी खड़ी थी और सिग्नल का सिस्टम गड़बड़ होने के कारण ही कोरोमंडल एक्सप्रेस जाकर टकरा गई। करीबन ये 2 जून को जिस तरह से हादसा हुआ था और 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी, करीबन 900 से ज्यादा लोग इसमें बुरी तरह से घायल हुए थे। और जिस तरह से सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट पे साफ तौर पे कहा है कि जो सिग्नल सिस्टम था और गड़बड़ियां थी, इसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था। और इसी तरह का कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस तरह से हादसा हुआ था खड़गपुर में, जिस तरह से 16 मई 2022 को ऐसे ही हादसा हुआ था, जिस तरह से सिग्नल सिस्टम गड़बड़ी होने के कारण से हुआ था। तो कह सकते हैं कि इस बार जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा किया गया है कि जो सिग्नल सिस्टम था उसी में गड़बड़ियां थी, इसके वजह से इतना बड़ा रेल हादसा हुआ। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, बालासुर।
उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों की यात्रा को लेकर सरकार की तैयारी पूरी। कांवड़ियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है। इस बार सावन माह का पवित्र माह 58 दिनों का होगा। सावन माह की कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रमुख सचिव गृह ने बैठक कर साफ सफाई की व्यवस्था, रोड डायवर्जन, चिकित्सा व्यवस्था, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। कांवड़ यात्रा के दौरान पहले की तरह यात्रा के मार्ग पर मांस मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु, कांवड़ियों और दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। घाटों, मार्गों और शिवालयों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के साथ ही पीए सिस्टम को भी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लिए कहा गया है। मान्यता है कि इस पवित्र माह में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान शिव के उपासक कई तरह के उपाय करते हैं, जिनमें से एक कांवड़ यात्रा भी शामिल है। वहीं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विशेष कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। सीनियर अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं, वहीं लगातार मीटिंग कर समीक्षा बैठक भी की जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में किया सैनिक स्कूल का शिलान्यास। सहकारी क्षेत्र से संचालित होने वाला देश का पहला सैनिक स्कूल। गुजरात में प्रधानमंत्री के अपने जिले महसाणा में पहला और अनूठा स्कूल सैनिक स्कूल खुलने जा रहा है। यह देश का पहला ऐसा सैनिक स्कूल है जिसे सहकारी संस्था संचालित करेगी। आज केंद्रीय मंत्री द्वारा हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत और सहकारिता मंत्री जगदीश पंचाल मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्चुअली इस स्कूल की आधारशिला रखी। पिछले साल अगस्त महीने में रक्षा मंत्रालय ने सैनिक स्कूल के लिए मंजूरी दी। कोरियावी गांव में यह सैनिक स्कूल आकार ले रहा है। स्कूल के निर्माण पर 75 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जा रही है। इस स्कूल का नाम मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल रखा गया है। 11 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले स्कूल का प्रबंधन दूध सागर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा। महसाणा का सैनिक स्कूल अभी दूध सागर डेयरी के कैंपस में चल रहा है। पिछले शैक्षणिक साल में कुल 50 बच्चों को दाखिला दिया गया था और इस साल सीटों की संख्या बढ़ाकर 80 कर दी गई है। इसमें 10% लड़कियां हैं। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़। आपने बॉलीवुड की मशहूर मूवी मुन्ना भाई MBBS तो देखी होगी। ठीक उसी मूवी की तर्ज पर एक दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही गैंग का भांडाफोड़ किया है जो मेडिकल की परीक्षा में जो छात्र सम्मिलित हुए उनकी जगह पर बाकायदा एक गैंग का नेटवर्क चला रहे थे, जो मुख्य परीक्षार्थी की जगह पर वहां जाकर परीक्षा दे रहे थे। और उस गैंग का जो सरगना बताया जा रहा है वो नरेश सोलंकी नाम का बताया जा रहा है। और ये गैंग जो है वो दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र में भी ऑपरेट कर रहा था। और जो नरेश बिश्नोई है ये बाकायदा BSc एम्स में BSc का द्वितीय वर्ष का छात्र है और इसने अपने गैंग में एम्स के ही BSc के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हैं वो प्रथम वर्ष के छात्रों को अपने इस गैंग में शामिल किया हुआ था। हम संसाइल के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। सोशल मीडिया की दोस्ती कभी कभी भारी पड़ जाती है। एक ऐसी ही घटना की गुत्थी को सुलझाने में 2 जिलों की पुलिस पिछले 2 दिनों से परेशान रही। दरअसल गया जिले के बेलागंज का रहने वाला ऋषभ नाम का लड़का पटना में रहकर मेडिकल की तैयारी करता था। इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई थी, जिसके बाद वह पटना में उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ही उसके घर पर 40 लाख फिरौती की मांग आती है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। दोनों जिलों की पुलिस इस घटना से परेशान रही थी। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से उसकी शिनाख्त करने की कोशिश होने लगी। उसके बाद करीब घंटों की मशक्क़त के बाद उस लड़की का IP एड्रेस निकाला गया, जिसमें पता चला कि यह लड़की कई लड़कों को ऐसे ही इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर उसे अपने झांसे में लेती है और उसके बाद उसका किडनैपिंग करती है। गया जिले से ही उस युवक को बरामद किया गया है। लेकिन इसके बाद भी पटना पुलिस और गया पुलिस मिलकर इस कांड के अनुसंधान में लगी हुई है और उस लुटेरी हसीना की तलाश में जुटी हुई है, जिसके झांसे में आकर कई युवक उसके जाल में फंसते हैं और उसके बाद वह परिजनों से फिरौती की रकम वसूला करती है। गया से सादात और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष कमांडो की तैनाती की गई है और वहीं यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बख्तरबंद गाड़ियां भी तैनात रहेंगी। हम आपको वो लेटेस्ट बख्तरबंद गाड़ी दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये CRPF की बख्तरबंद गाड़ी है। ये लेटेस्ट व्हीकल है। इसकी खासियत यह है कि इसमें कैमरे लगे हुए हैं, इसमें लाइटनिंग की पूरी व्यवस्था है। इस बख्तरबंद गाड़ी के अंदर जवान जो है मौजूद रहते हैं और जवानों की सेफ्टी जो है ये गाड़ी रखती है। आप देखिए सामने जो जवान है वो इस समय अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। बख्तरबंद गाड़ी है यानी बुलेट प्रूफ गाड़ी है। स्क्रीन लगा हुआ है, मॉनिटर से पूरा जवान जो है वो देखता है।
ये देखिए अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं और उसी के साथ अब आप देखिए सामने गाड़ी पर आपको कैमरे दिख रहे होंगे। ये सामने जो हैं ये लेटेस्ट कैमरे हैं। इन कैमरे की खासियत है कि ये कैमरे दिन रात आंधी तूफान में आसानी से काम कर सकते हैं क्योंकि इनकी विजिबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर रहती है। इस गाड़ी के अंदर जवान मौजूद रहेंगे सीआरपीएफ के, जिसमें विशेष कमांडो भी होंगे और अगर इनका सामना दुश्मन से होता है तो चंद सेकंड में दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के लॉस एंजलिस में शूटिंग कर रहे हैं और काफी बिजी भी चल रहे थे। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई कि इसी शूटिंग के दौरान एक हादसा हुआ जिसमें शाहरुख खान चोटिल हो गए हैं। उनके नाक और चेहरे पर चोट लगी है। आपको बता दें कि आजकल शाहरुख लॉस एंजलिस में ही मौजूद हैं और अब की फिल्म के लिए शूटिंग में व्यस्त हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद शाहरुख की एक माइनर सर्जरी भी हुई है। अपने 31 साल के इस लंबे करियर में शाहरुख खान कई बार शूटिंग के दौरान चोटिल हुए हैं। 2009 में उन्हें चोट लगने पर उनके बाहिनी कंधे की सर्जरी हुई थी। उसके बाद 2013 में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद उन्होंने 8 सर्जरी करवाई थी। फिर 2017 में रईस की ही शूटिंग के दौरान उनके घुटने और चेहरे में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें एक माइनर सर्जरी से गुजरना पड़ा था। और अब एक हादसा हुआ है अपनी अपकमिंग मूवी के लिए, जहां अमेरिका के लॉस एंजलिस में वो उनको चोट लगी है। उनके चेहरे और नाक पर चोट आई है और काफी गहरी चोट ये बताई जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें माइनर सर्जरी से गुजरना पड़ा है। और डॉक्टर्स का कहना है कि जैसे ही शाहरुख की हालत में सुधार होगा उन्हें जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी और वो वापस मुंबई लौट आएंगे। कैमरामैन जहांगीर के साथ पूजा राठौर, शर्मा, न्यूज़ 24।